कितनी आश्चर्य की बात है कि जो भगवान का जन्म स्थान कारागार है वो आज भी मुसलमानों के कब्जे में है। और जो पिछली गवर्नमेंट रही है उन लोगों ने तुष्टीकरण किया और हर तरह से हिंदुओं को दबाया, यहाँ का इतिहास दबाया और सही इतिहास जनता के सामने नहीं आया। आपके सिर्फ कह देने से कोई जगह मस्जिद हो जाएगी? अगर आप कह दें कि मैं यहाँ पे नमाज पढ़ रहा हूँ, ये मेरी मस्जिद है, बिना कोई वक्फ डीड दिखाए, बिना कोई एक मंदिर के कैरेक्टर के अगेंस्ट जाके, तो वो मस्जिद हो जाएगी। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। नमस्कार, मेरा नाम है विप्लव अवस्थी। आप देख रहे हैं लीगल रिपोर्टर। आपने भारत सरकार की एक संस्था सुनी होगी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI, जिसका काम है पुरातात्विक चीजों को खोजना देश भर में। और फिलहाल ये काम आधिकारिक नहीं, अनाधिकारिक रूप से 2 वकील कर रहे हैं जो देश भर में मंदिरों को खोज रहे हैं और लगातार चर्चा में बने हुए हैं। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए 2 एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट से लॉयर ऑफ द मंथ के कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। मैं सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। आप हरीश शंकर जैन साहब हैं। 4 दशक से बड़ी प्रैक्टिस है आपकी, हाई कोर्ट से लेकर और सुप्रीम कोर्ट तक। इसके साथ ही विष्णु शंकर जैन जो उनके बेटे हैं, उनकी प्रैक्टिस है। और अयोध्या के जो बाबरी मस्जिद मंदिर विवाद था, उसमें बहुत एक्टिवली उन्होंने पार्टिसिपेशन किया। आज हम बात करने जा रहे हैं ज्ञानव्यापी, मथुरा, कुतुब मीनार और तमाम ऐसे बड़े इशू पर। तो जैन साहब, सबसे पहले तो आपका लीगल रिपोर्टर में स्वागत है। और लॉयर ऑफ द मंथ के लिए आपको इसलिए चुना क्योंकि इस पिछले पूरे महीने लगातार आप खबरों में छाए रहे। मेरा पहला प्रश्न आपसे साफ तौर पर यह है कि आपके बारे में 40 साल की एक बड़ी वकालत हो गई, लेकिन कहा आपको केवल हिंदू पक्ष का वकील कहा जाता है। इस नॉमेनक्लेचर से आप कोई दुखी तो हैं या सुखी हैं, क्या है आप बताइए। देखिए, मेरी वकालत जी 45 साल से ऊपर हो गई। ओके, नंबर 1। जी। और 45 साल में से मैंने करीब 35 साल जी लगातार हिंदुत्व के काम के लिए दिया है। ठीक है। और मुझे इस पर गर्व है और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे एक हिंदू लॉयर जाना जाता है। बहुत अच्छा। सिवाय इसके कि मैंने अपने प्रोफेशनल काम भी किए हैं, वरना अर्निंग कैसे होगी, रोटी कैसे चलेगी। पर मेजर जो मेरा समय गया है और एनर्जी गई है वो हिंदुत्व के लिए गई है, क्योंकि मैं हिंदुत्व के लिए कमिटेड हूँ। और मेरा अपना समझना है कि वकील जब तक आगे नहीं आएगा तो हिंदुओं को न्याय नहीं मिलेगा जी। और मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि सदियों से हिंदुओं को न्याय नहीं मिला, बल्कि अन्याय हुआ। और इस समय 47 के बाद से तो बिल्कुल से हिंदुओं को उपेक्षा हुई है। और जो पिछली गवर्नमेंट रही है उन लोगों ने तुष्टीकरण किया और हर तरह से हिंदुओं को दबाया, यहाँ का इतिहास दबाया और सही इतिहास जनता के सामने नहीं आया, जिसकी वजह से बहुत मिसनोमर है। ऐसा बहुत बड़ा हाथ जो पिछले शिक्षा मंत्री हुए और जो लोग हुए, मैं सबका नाम एक नहीं ले रहा हूँ, पिछली सरकारों समझ लीजिए, उनका रहा है। वो चाहते थे कि हिंदुओं को दबा के और सही बात सामने ना आए। तो ज्ञानव्यापी से लेकर मथुरा, कुतुब मीनार और तमाम ऐसे विषय, आप मानते हैं कि सब में इतिहास की गलतियां हैं और इन इतिहास की गलतियों को सुधारा जाना चाहिए। जबकि 2019 का सुप्रीम कोर्ट का खुद का अपना आदेश है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिक, मैं वो वर्डिंग आपको पढ़ रहा हूं कि 5 मेंबर जजेस यूनानिमसली इट अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिस्ट्री एंड इट्स रॉन्ग shall not be used as instrument to oppress the future। अब इस अवलोकन में जब आप मंदिरों के लगातार विवाद उठाते हैं, तब इसको कैसे देखते हैं और इसका क्या इंटरप्रिटेशन? देखिए, इसके पहले भी एक लॉ है, लॉ सिद्धांत है जी कि लॉ इज द वर्डिक्ट गिवन बाय द लास्ट जज। ठीक है। तो कभी कोई लॉ फाइनल नहीं होता, नंबर 1 बात। करेक्ट। और जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में बता रहे हैं सर, वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं था। That was a passing reference. That was not under challenge. So that is not a law or a issue decided by the court. That is still open, and I filed a writ petition in the High Court, in the Supreme Court, in the month of June 2020, and that is pending. I have challenged the constitutional validity of this act, and not only this, the right to approach the court is the fundamental. It is a fundamental right to approach the court that can't be curtailed. And Supreme Court has not dealt with all those issues. ठीक है। नहीं, लेकिन 1991 से लेकर और
2020 तक, जब आपने सर्वप्रथम, जैसा कि मुझे पता चला कि आपने सर्वप्रथम पहली बार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, इतना लंबा समय क्यों लग गया? इसका क्या कारण कुछ? देखिए, एक्ट चैलेंज करने को लिमिटेशन नहीं होती है। जब जरूरत पड़ती है और देखा जाता है कि हमारे राइट अवरुद्ध हो रहे हैं तो किया जाता है। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं हो गई। बहुत से 20-20 साल 50 साल बाद चैलेंज हुए हैं। ठीक है, तो एक्ट की वैलिडिटी कब चैलेंज हो, ये कोई इशू नहीं हो सकता। ये और कंटिन्यू रंग है। एक एक्ट अगर इलीगल है तो इलीगल है। और जो ने फील किया कि जब हम जो काम कर रहे हैं और जो मंदिरों को जो पुनरुद्धार करना है उनको वापस लेना है, तो ये एक्ट हमारे कहीं ना कहीं से बाधा उत्पन्न कर सकता है या कर रहा है, तो इसको चैलेंज किया। लगातार विष्णु, मैं आपसे प्रश्न लूंगा कि ज्ञानव्यापी को लेकर जब आपकी तरफ से याचिका तमाम पक्षकार आए और आप लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो ज्ञानव्यापी को लेकर भी ये कहा गया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को एक्चुअल में कोर्ट का ना इंटरप्रिटेशन रहा, एक तरफा फैसला रहा, और कहीं ना कहीं कोर्ट ने उसको ओवरलुक किया, जो तमाम ज्यूरिस्ट ऐसा मानते हैं। आपका क्या सबमिशन है इस पर लेकर? देखिए, मेरी बात ये है कि पहली बात तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जैसे कि सर ने बताया। दूसरी बात, अभी चैलेंज्ड है। हमारा कहना यह है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। करेक्ट। दूसरी बात, हमारा ये कहना है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहाँ पे अप्लाई ही नहीं होता है। उसका कारण ये है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सेक्शन 4 सब क्लॉज 2 में वर्ड यूज्ड है कि जो 15 अगस्त 1947 को धार्मिक स्वरूप था जिस जगह का, वो वैसे ही रहेगा। तो ये जो केस फाइल किया है, धार्मिक स्वरूप तय करने के लिए फाइल किया है। जब धार्मिक स्वरूप तय हो जाएगा उसके बाद ही ये पूजा का अधिकार की जो हमने याचिका फाइल की है, ये हमें दिया जाएगा। इसको अगर मैं सरल भाषा में और एग्जाम्पल से समझाना चाहूँ कि कोई अगर आज किसी मंदिर में घुस के नमाज पढ़ ले, तो क्या मंदिर का धार्मिक स्वरूप बदल जाएगा? एक ही जवाब हो सकता है, नहीं बदल सकता। या कोई आज एक मस्जिद में जाके मूर्ति रख दे और पूजा करने लग जाए, तो क्या मस्जिद का धार्मिक स्वरूप बदल जाएगा? तो एक ही जवाब हो सकता है, नहीं बदल सकता। तो जहां पे फैक्ट्स ऑफ द केस में आपको ऐसा देखने को मिल रहा है कि एक तथाकथित मस्जिद के अंदर स्वास्तिक है, एक तथाकथित मस्जिद के अंदर हिंदू मंदिर के पिलर हैं, घंटियां हैं, शंख है, हिंदू मूर्तियां हैं, शिवलिंग है, कुआं है, और वो सारी चीजें उससे कोरोबोरेट कर रही है जो इतिहास में जेम्स प्रिसेप की किताब में, पीटर मुंडी के ट्रैवल अकाउंट्स में, जो हमारे शास्त्रिक लॉ है, उन सारी चीजों में जब सीरीज से बात दी हुई है, तो इसका एक धार्मिक स्वरूप मस्जिद का हो कैसे सकता है? ये एक मंदिर है, आज भी है, उसमें गलत ढंग से घुस के नमाज पढ़ी जा रही है, उसको एक मस्जिद के रूप में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे केसेस में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अट्रैक्ट ही नहीं होता है। और जो बात मैं आपको सामने कह रहा हूं, ये डिस्ट्रिक्ट जज महोदय ने बनारस के केस में व्यू लिया था। इस समय मुस्लिम साइड उसके अगेंस्ट 1997 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने उनका मैटर पेंडिंग है। तो और जब सुप्रीम कोर्ट में भी हेयरिंग हो रही थी, तो आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किया था अग्यारी और क्रॉस का, कि अगर कोई अग्यारी है और कहीं पे क्रॉस आप लगा दें तो क्या उसका धार्मिक स्वरूप बदल जाएगा? इसीलिए धार्मिक स्वरूप क्या, सेक्शन 4 सब क्लॉज 2 में वर्ड यूज्ड है रिलीजियस कैरेक्टर। तो रिलीजियस कैरेक्टर यहाँ डिफाइन होना है पहले। और ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उन केसेस में अप्लाई नहीं होता है कि आप मंदिर में घुस के नमाज पढ़ने लग जाए और क्या अब तो उसका धार्मिक स्वरूप एक मस्जिद का हो गया। तो मस्जिद के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? आपको वफ होना चाहिए, आपकी खुद की प्लेन लैंड पे बनना चाहिए। किसी मंदिर में घुस के आप उसको ना, यहाँ पे वफ डीड है ना, किसी मंदिर में घुस के आप नमाज पढ़ लेंगे तो मंदिर का धार्मिक स्वरूप बदल जाएगा। और अब तो मेरा वहां पे शिवलिंग मिल गया है, अब तो मेरे ईश्वर, मेरे आराध्य स्वयं वहां पे प्रकट हो गए। शिवलिंग को लेकर खबर तो आई और ओवैसी साहब का बयान भी आ गया कि कोर्ट में हमारा पक्ष सुने बिना, जब तक फाइल भी नहीं हुई, मीडिया को जानबूझ के लीक की गई और एक तरह का माहौल बनाया गया। और आप जानते हैं कि शिवलिंग को लेकर इसके बाद किस तरह की बड़ी बहस आई, जो तमाम क्लेम आए कि फव्वारा है, किसी ने यहां तक कि कह दिया किसी पत्थर को, जो दिल्ली में सड़कों पे पत्थर लगे हैं, एक ने तो फोटो डालते उसमें तक डाल दी और कहा कि साहब ये तो शिवलिंग का अगर स्वरूप है तो ये शिवलिंग थोड़ी ना है। लेकिन क्या इस सब के बीच में जो शिवलिंग को लेकर दावा किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि वो फव्वारा है, उस पर क्या आप लोगों का अपना ओपिनियन है? क्या सबसे पहले देखिए ऐसा है जी, किसी चीज को झुटलाना बड़ा आसान है। करेक्ट। अब तो शिवलिंग मिल चुका है, एट दी मोस्ट बहुत हो सकता है कि इसकी आप जांच करा लीजिए, कार्बन डेटिंग हो जाए, एसआईज की जांच कर ले, परंतु मुस्लिम पक्ष जांच करने भाग रहा है और कहते सर्वे नहीं हो सकता। नहीं तो ये शिवलिंग है, इसका क्या दावा है? थोड़ा सा वो हरिशंकर जैन जी, वो शिवलिंग, वो लोगों को थोड़ा सा शिवलिंग तो हुआ, लेकिन वो शिवलिंग है इस बात का क्या आपने बताया या जो रिपोर्ट आई सामने प्राइमा फेसाई सामने दिख रहा है कि वो शिवलिंग है। हाँ, एक स्वरूप है जी, बहुत पुराना काला पत्थर है जी, जैसा शिवलिंग का होता है जी।
इसका यही हो सकता है Correct. कि इसकी जांच हो। हम शिवलिंग कह रहे हैं, फाउंटेन कह रहे हैं, फाउंटेन तो ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि उसमें ना कोई पानी आने की जगह है, ना कोई ऐसा है जिससे पानी उससे आ सके। नहीं, वजू तो वो कह रहे हैं कि वजू है। हाँ। वजू है ना, हाँ। डंडा फवारा, और कुल 63 सेंटीमीटर का पतला सा छेद अंदर है जी। जो लोगों ने किया था वो तोड़ने के लिए, जैसे भी, तो वो हो नहीं सकता। तो है तो शिवलिंग। अब इसमें कितने नीचे तक गया है और शिवलिंग का आकार क्या है, कितना बड़ा है, ये तो जांच होगी तभी मालूम पड़ेगा। हम तो बार बार कह रहे हैं कि जांच करा लीजिए, पर वो जांच की तैयारी करते हैं। नहीं, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पार्ट, उनका एक लाइन का नारा है, कोई जांच नहीं हो सकती, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पार्ट। और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि ठीक है प्रोटेक्ट करिए, उन्होंने कहीं रोक तो नहीं लगाई? नहीं। इवन कहीं भी उस एएसआई की जिस जांच की बात की जा रही थी, कमिश्नर अपॉइंट की, उसको तो कहीं सुप्रीम कोर्ट ने रोका भी कोई रोक नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग को प्रोटेक्ट किया है जी, सिविल कोर्ट ने किया, और उसी के अगेंस्ट ये यहाँ सुप्रीम कोर्ट में है। तो अगर ऑर्डर गलत था तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ होता, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया, फिर उन्होंने कहा कि नहीं वो ऑर्डर हमारे ऑर्डर में मर्ज कर गया। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, तो कहने की बात है। जी। मैं एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। अभी आपने जो प्रश्न पूछा था कि हमारे पे आरोप लगाया गया कि एक तरफा हमने ऑर्डर ले लिया जी। सीपीसी में, और ओवैसी साहब तो बैरिस्टर हैं, सीपीसी में ऑर्डर 39 रूल 1 में व्यवस्था है कि अगर कोई प्रॉपर्टी डैमेज होने वाली है तो उसके लिए अर्जेंट एक्स पार्टी इंटरिम ऑर्डर दिए जा सकते हैं। करेक्ट। 16 तारीख को जब कमीशन की कार्रवाई में ये ज्ञात हुआ कि वहां पे शिवलिंग मिल गया है और मैं और मेरे पक्षकार उसे मानते हैं शिवलिंग है, तो एक लॉयर के नाते मेरी क्या ड्यूटी है कि मैं उस शिवलिंग को प्रोटेक्ट करूं। और इसीलिए 11:30 बजे माननीय न्यायालय ने ये ऑर्डर पास किया कि उस शिवलिंग को, एरिया को सील किया जाता है, क्योंकि ये केस प्रॉपर्टी का पार्ट है और उसको डैमेज ना किया जाए। क्योंकि ऐसा हमने देखा है कि जिस तरह से मॉबोक्रेसी की जा रही थी, सर्वे रोकने की कार्रवाई की जा रही थी, भारी मात्रा में वहां पे लोग आ रहे थे, ऐसा हो सकता था कि केस की प्रॉपर्टी डैमेज की जा सके। इसीलिए केस की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने की इंटेंशन से उस एरिया को सील कराया गया है। और जैसे कि मेरे सीनियर ने बताया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी उस ऑर्डर को अपने ऑर्डर में सबस्यूम किया है, मर्ज किया है और उस ऑर्डर को अफर्म रखा है। मतलब उन्होंने कहा कि ठीक है, सुरक्षित रखिए। लेकिन आप दोनों पे, आप पिता पुत्र पे सबसे बड़ा कहा जा रहा था कि जब ये लगातार आदेश आ रहे थे और लगातार इसकी सुनवाई चल रही थी, वो कह रहे थे हो हल्ला मचा के उन्होंने प्रूव कर दिया। अभी साबित नहीं हुआ है, लेकिन आप जैन पिता और पुत्र ने इतना मीडिया में हल्ला मचा दिया कि लोगों ने मान लिया है। अच्छा ये बताइए जी, अगर आज मैं एक केस और एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जी, आप आज हमसे बात कर रहे हैं, करेक्ट, तो मैं उसे शिवलिंगी तो कहूंगा, क्योंकि मैं उस पक्ष का वकील। उनका ये कहना था 16वीं 17वीं शताब्दी से अगर आप मान भी कह रहे हैं कि उन औरंगजेब के समय हुआ एक कार्यक्रम था, मतलब आज 200 साल 300 साल तक ना किसी ने उसको देखा ना समझा। अगर शिवलिंग जैसा था तो उसको किसी ने कोई डैमेज भी नहीं किया, मतलब कोई उसके स्वरूप में भी नहीं बदला। एक दिन आप कोर्ट कमिश्नर लेके गए और कोर्ट कमिश्नर ने ऐसे लगा कि जैसे उसने सामने देखा और शिवलिंग को पा लिया। वो ये बात कह रहे हैं कि आखिर इस 200-300 साल में कोई तो बदलाव हुआ होता है। सुनिए जी, 353 साल हो गए सर। अगर हिंदू जनता सोई हुई है हाँ, और वो मुस्लिम की तरह अवेकेंड नहीं है, तो हमारे 2 आदमी अवेकेंड हैं, मतलब जीवन प्राणी हैं और देख रहे हैं धर्म की रक्षा करनी है जी, और वो आ गए और ईश्वर प्रकट हो गए, तो इसको गलती कैसे कहा जाएगा? समाज कोई तो निकलेगा, कोई तो मंगल पांडे निकलेगा। मंगल पांडे क्यों कहा आपके इतने से यहाँ पर अंग्रेज थे क्यों निकले? मंगल पांडे के निकला, तो मंगल पांडे निकल आए, उन्होंने क्रांति कर दी, तो गलत कैसे कहेंगे? मतलब आप कह रहे हैं कि 300-350 साल तक उसमें किसी ने कुछ देखा ही नहीं, एक दिन यकायक हिंदू सो रहे थे, उनको अपना अधिकार नहीं मालूम, वो लालच में है कि पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, हमको वोट मिल जाए। यहाँ वोट से कोई मतलब नहीं है, यहाँ तो हिंदुत्व का काम करना है, हमने वो किया। तो वो कह रहे हैं, अच्छा ठीक है, ये तो आपकी एक बात रही, लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेके कहते हैं कि 1991 का जब एक्ट बन गया था, एक कानून बन गया था, तो कैसे एक कोर्ट उस कानून को वायलेट करके या उसको दरकिनार करके आगे प्रोसीड कर सकती थी? वायलेट कहाँ हुआ? वो कह रहे हैं कि कानून था कि आपको नहीं उसको छेड़छाड़ करनी चाहिए। अभी पहले साबित, अभी रुक जाइए ना। या तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उनका सबमिशन ये है कि या तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कोई देश की बड़ी अदालत उसको खारिज कर देती और कह देती कि ये कानूनी गलत है। जो मैंने इंटरप्रिटेशन बताया सर, क्या किसी के कह देने से कोई जगह मस्जिद हो जाएगी? मैंने जो आपको इंटरप्रिटेशन बताया, इस इंटरप्रिटेशन का कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। आपके सिर्फ कह देने से कोई जगह मस्जिद हो जाएगी? अगर आप कह दें कि मैं यहाँ पे नमाज पढ़ रहा हूँ, ये मेरी मस्जिद है,
बिना कोई वफ डीड दिखाए, बिना कोई एक मंदिर के कैरेक्टर के अगेंस्ट जाके, तो वो मस्जिद हो जाएगी। इस तरह की सुप्रीमेसी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अलाउ ही नहीं करता है। यही बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट पहलू मैं रखना चाहता हूँ कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे आयाम हैं। उसका एक कारण यह है कि जब आज वहां पे, अभी ये बात भी देखी जानी है और ये बात अभी कोर्ट में टेस्ट होगी, न्याय के पटल पे टेस्ट होगी, कोर्ट के पटल पे टेस्ट होगी कि इसका धार्मिक स्वरूप है क्या। अगर शिवलिंग मिला है, स्वास्तिक मिला है, हिंदू मंदिर के चिन्ह मिले, हिंदू मंदिर के खंबे पे खड़ी हुई ये इमारत है, वफ डीड है नहीं, और दीन मोहम्मद के जजमेंट में लिखा हुआ है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, कोई वफ नहीं है, यहाँ पे नमाज हो नहीं सकती है, तो इन सारे परिप्रेक्ष्य में भी तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई होगा, अट्रैक्ट होगा। सिर्फ आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की रट लेके पड़े हुए हैं, उसके साथ जो उसका इंटरप्रिटेशन है उसको देख ही नहीं रहे। दूसरी बात, अगर उनकी बात मान भी लूं मैं आज, एक बात फॉर एग्जाम्पल मान भी लूं कि ऐसे ही रहेगी स्थिति और आप मेरी मंदिर में घुस के नमाज पढ़ रहे हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाहर है, तो उसके बाद अल्टीमेटली उसका अंत क्या है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लोगों को कोर्ट जानने का अधिकार छीनता है, और वो कह रहे हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो सबसे बेसिक ऑफ द बेसिक है कोर्ट जाने का अधिकार। करेक्ट। तो आपने मेरे कोर्ट जाने के अधिकार को छीन लिया। तो फिर अब एक बात ये आती है, ठीक है ये सारी मामला कोर्ट में नहीं तय होगा, तो फिर तय कहां होगा? क्या पार्लियामेंट तय करेगी कि वो जगह मंदिर है कि मस्जिद है? और फिर पार्लियामेंट अगर तय करेगी और पार्लियामेंट जो कानून लाएगी वो भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होगा, तो क्या उसको माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? करेक्ट। और यही मैं सवाल हरिशंकर जैन जी, अब थोड़ा सा आप बता दीजिए, इस 1990 एक्ट को लाने का क्या मकसद था आपके नजरिए से? देखिए, वो लाने का पर्पज हिंदुओं की आवाज को दबाना, और ये कांग्रेस शुरू से, मैं साफ तौर पर कह रहा हूँ, कांग्रेस और या जितने और भी एलाइट ग्रुप उनके थे लेफ्टिस्ट, उन लोगों का केवल और केवल दिल ये था, दिमाग ये था कि हिंदुओं की आवाज को, यहाँ की संस्कृति को, यहाँ के धर्म को दबा दिया जाए, और कभी भी अयोध्या की तरह दूसरा मामला उठने ना पावे। और ये भूल गए कि जब देश की जनता अंगड़ाई लेती है, अगर उसको रास्ता नहीं मिलता है, न्यायिक प्रक्रिया रोक दी जाती है, तो वहीं क्रांति होती है। नहीं तो फिर अयोध्या, फिर विवाद को क्यों छोड़ दिया गया उसमें? तो इसलिए वो तो प्रोस्पेक्टिव हो सकता था, लॉ में प्रोस्पेक्टिव हो सकता था। अयोध्या आंदोलन चरम पे था, इसलिए छोड़ दिया। अयोध्या आंदोलन में पब्लिक बहुत ज्यादा थी, वो दबा नहीं सकते थे, और फ्यूचर उठना ना पावे, और हिंदुत्व चीज और सामने जो पुराना रंग वो सामने ना आने पावे, तो यह तो बिल्कुल इलीगल कानून हुआ ना। यानी इस कानून से आपने जितने इलीगल काम थे, जितने इलीगल काम विदेशियों के थे, सब ने लीगलाइज कर दिए और कोर्ट जाने का अधिकार छीन लिया। मैं एक बात यहाँ पे और ऐड करना चाहता हूँ, जब सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर की हियरिंग हो रही थी, क्योंकि आपने एक सवाल सॉवरेन उस पर पूछा था, बिल्कुल, तो सुप्रीम कोर्ट में जब राम मंदिर की हियरिंग हो रही थी, तो मेरे सीनियर हरिशंकर जैन साहब ने और पराशरन साहब ने ये एक बहुत बड़ा आर्गुमेंट रेस किया था कि जो इतिहास में गलतियां हुई हैं उसको कैसे रेक्टिफाई किया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसी जजमेंट में बात कही है कि इतिहास में जो गलतियां हुई हैं, अगर आज का सॉवरेन उसे मान ले कि इतिहास में गलतियां हुई हैं, तो वो हिस्टोरिकल रॉन्ग रेक्टिफाई हो सकते हैं। इसीलिए आज हम जुडिशरी के सामने और कोर्ट के सामने है, क्योंकि हमारे संवैधानिक सेटअप में जुडिशरी भी सॉवरेन फंक्शन परफॉर्म कर रही है। और जो अगर मंदिर तोड़ा गया है तो उसको रेस्टोर करना है, तो पहले ये फाइंडिंग दी जाएगी कि हाँ, यहाँ मंदिर तोड़ के तथाकथित मस्जिद बनाई गई, और वो जो औरंगजेब ने फरमान जारी किया था वो आज के संवैधानिक इंडिया में आर्टिकल 25 का वायलेशन है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे उदाहरण है। कल ही हमें एक उदाहरण गुजरात में दिखा, जहां पे एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का वापस पुनरुद्धार किया गया, वहां पे उसको मंदिर में तब्दील किया गया, और डेटी की जो ओरिजिनल स्वरूप था उसको वापस उसमें रिटर्न किया गया। तो यहाँ पे तो काशी विश्वनाथ में मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ, यूपी सरकार एक एक्ट लाई है, काशी विश्वनाथ एक्ट 1983, और उसमें इस हिस्टोरिकल रॉन्ग को माना गया है। तो आज जब ये एक्ट आ गया है, सॉवरेन ने उसे रिकॉग्नाइज किया है, तो हिस्टोरिकल रॉन्ग कैसे रेमेडी होगा ये तो कोर्ट तय करेगी। इसीलिए हम न्यायालय के सामने हमने सिविल सूट फाइल किया है और पूजा का अधिकार मांगा है, क्योंकि हमारा कहना यह है कि वहां का धार्मिक स्वरूप एक हिंदू मंदिर का लेकिन ये सबमिशन आपके कुतुब मीनार में तो चले नहीं, क्योंकि एएसआई ने आके साथ तो आपसे कह दिया कि आपका आर्कियोलॉजिकल मूवमेंट, ये आपका जो सीधे तौर एंशिएंट मूवमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट, वो आपको बार्ड करता है। उन्होंने कहा भाई ये सीधे सीधे पे आप नहीं आ सकते। अभी कोर्ट को उसने फैसला देना है, लेकिन फिलहाल एएसआई आपके खिलाफ चला गया। एएसआई खिलाफ जाने का, तो उसके खिलाफ अपोजिट पार्टी यही है। एएसआई तो अपोजिट पार्टी है। अगर ये बात सही है, जैसा अभी विष्णु ने कहा कि अगर ये बात तो कल वहां क्यों हुआ गुजरात में, वो भी एएसआई प्रोटेक्टेड है और इनसे प्रोटेक्टेड है।
ठीक है। सेम सिंपली अप्लाई करती है। हम्म। ये तो ही कि यहाँ के लिए कुछ होगा, गुजरात के लिए कुछ होगा। और इम्पोर्टेंट बात यह है, कुतुब मीनार के केस में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ऑपोजिट पार्टी है। हम्म। अगर आज आर्कियोलॉजिकल सर्वे हमारी बात मान लेता है तो केस चलना ही नहीं, फिर तो केस डिक्री हो जाना है। हम्म। तो एएसआई तो अपोज करेगी, उनका काम है, पर पॉइंट एंड इशू ये, इस समय हमारी अपील एडमिटेड है, डिस्ट्रिक्ट जज साहब के यहाँ पेंडिंग है, उसमें जजमेंट आने वाला था, बहस हो चुकी थी, जजमेंट वहां पे रुका, अब री हियरिंग पे आने वाला है, तो फिर हम अपनी बहस रखेंगे और उसके बाद कोर्ट निश्चय करेगा कि सेक्शन 16 आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक्ट का पूजा का अधिकार देता है कि नहीं देता है। अगर ताजमहल में नमाज हो सकती है और बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे के मॉन्यूमेंट्स में पूजा हो सकती है, तो कुतुब मीनार के अंदर जो टूटी हुई मूर्तियां हैं उसको रेस्टोर करके उसकी पूजा की इजाजत क्यों नहीं दी जा सकती? ताजमहल भी आप लोगों के लिए सेटबैक रहा। वहाँ एक बात और आई है, हाँ। कि सेक्शन 16 में हाँ। रिलीजियस कैरेक्टर क्या है कुतुब मीनार का? 16 ऑफ दी एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट अच्छा 1958। ठीक है। रिलीजियस कैरेक्टर क्या है, डिटरमिन होना है। और सुन लीजिए, वहाँ 800 साल से कोई नमाज नहीं पढ़ी गई है, और मूर्तियां आज भी, टूटी मूर्ति भी और बिल्कुल क्लियर मूर्ति, दोनों आज भी वहाँ है। ठीक एक है। आयरन पिलर है हाँ। जिस पर संस्कृत श्लोक है, वो ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप है। तो ऐसा नहीं है। अच्छा ये बताइए जैन साहब, ताजमहल को भी एक लेके सेकंड, सेटबैक रहा, एक सेकंड, वो थोड़ा सा आप एक बताइए। सेकंड। हाँ बताइए। और कुव्वतुल इस्लाम उसका नाम मस्जिद का, हम्म। कुव्वतुल इस्लाम जी। यानी इस्लाम की ताकत, और मस्जिद नहीं बनाई गई थी। तो 27 हिंदू जैन मंदिर तोड़कर हिंदुओं को इंसल्ट करने के लिए कि टूटी मूर्तियां देखते रहो, इसके लिए बनाई गई थी। वो तो आपका दावा है। नहीं, दावा नहीं, लिखा हुआ है। हाँ। लिखा हुआ है, मेरे मन से नहीं कुछ। एएसआई का डॉक्यूमेंट है खुद का। नॉट ओनली एएसआई, कुतुबुद्दीन ऐबक ने पूर्वी, आप जाकर देख लीजिए, पूर्वी एंट्रेंस गेट पर और दक्षिण एंट्रेंस गेट पर खुदा हुआ अरबी में, उसी का ट्रांसलेशन एएसआई ने लगाया। ट्रांसलेशन मेरे पास है। जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे की बुक्स हैं उसमें लिखा हुआ है कि 27 जैन मंदिर हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से बनाई गई। ये हमारा केस बेस्ड है। हमारा केस तो एएसआई के डॉक्यूमेंट से बेस्ड है कुतुब मीनार। ठीक है। ये डिस्प्यूटेड नहीं है। ताजमहल को लेके क्या सेटबैक रहा? ताजमहल पे तो सेटबैक रहा, हाईकोर्ट ने कम से कम नहीं, माना नहीं, और आप समझ रहे हैं। ना 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 ना, हाँ। ताजमहल केस मेरा नहीं, जो आपने सुना है वो केस मेरा नहीं है। अच्छा। वो 22 कमरों खुलवाने के लिए अलग से किसी ने किया था। मैंने 2015 में सिविल, नहीं, मैंने ये सुना कि आपने ही एडवाइस किया ना, था, ना, ना, आपने ही ना, लीगल। ना, ना, अच्छा, वो हम तो फिर पहले जानते भी गलत। नहीं, अच्छा, हमसे कोई बात भी नहीं है। ओके। मेरा रेगुलर सूट नंबर 355 आप 2015 सिविल जज की कोर्ट में पेंडिंग है। ठीक है। नोटिस जारी हो चुका है, एएसआई अपना जवाब फाइल कर चुका है उसमें। और उसमें यही नहीं, उसमें जवाब सरकार से आ चुका है। सुन लीजिए, बड़ी खास बात बता रहा हूँ। करेक्ट। ये राजा जय सिंह से शाहजहां ने लिया था। ये ओरिजिनल बिल्डिंग 1156 में राजा परवाई देव ने बनवाया था, और राजा जय सिंह से शाहजहां ने लिया था, और उसके बदले उनको जमीन दी थी। और ये ओरिजिनली तेजो महल है जो 1156 में बना था। तो साबित हो चुका है, रिकॉर्ड साबित हो चुका है। और एएसआई ने उसमें एक जवाब फाइल किया है, ये कहा है कि विष्णु और शिव मंदिर है। ये सिर्फ शिव मंदिर नहीं है, विष्णु और शिव मंदिर है। ये एएसआई ने उसमें हमारे सूट में अपना जवाब फाइल किया है। बता रहा। और इस समय जो 22 कमरे को खुलवाने की बात है, वो मामला इस समय आगरा की सिविल अदालत में पेंडिंग है। वहां पे जो डिस्ट्रिक्ट जज साहब हैं वो उसको डिसाइड करेंगे। तो अब कोई इन द मांगा क्या है आपने वहां हमने पर? वहां पे 22 कमरे को खुलवाने की नहीं, मांग नहीं, की है, नहीं, नहीं, और हाँ। साथ ही साथ उस पूरे एरिया का ये मांग की है कि वहां पे पूजा का अधिकार दिया जाए, स्वामित्व दिया जाए। वहाँ हमने पूजा का अधिकार मांगा है। ठीक है। कि पूरा जो तेजो महल क्लियर किया जाए, ये शिव मंदिर है और उनका हमारा पूजा का अधिकार है। साथ साथ कमीशन दरखास्त दी है, वहाँ पूरी प्रॉपर्टी का कमीशन हो जाए। और 22 कमरे वहाँ बंद हैं, जिससे बहुत से राज छिपे हुए हैं। तो ये बात अभी तो इन्वेस्टिगेशन होगा, कोर्ट आगे बढ़ेगा तो मामला आएगा। मैं ठीक। ये कहना चाहता हूँ कि हाँ, अगर कोई एक थर्ड पार्टी रिट पिटिशन फाइल कर दे और उसकी रिट पिटिशन पे कोई कमेंट हो जाए, वो डिसमिस हो जाए, तो उससे हमारा सूट अफेक्टेड नहीं होता है। ना हमारा उससे कोई रिलेशन है, ना हमारे सूट पे वो कोई सेटबैक। ओके, वो सेपरेट है, आप कह रहे हैं आपका अपना हमारा separate। ठीक है। हाँ, इसी के साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि ओवैसी साहब का एक और बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि ईदगाह वाला मथुरा का जो इशू चल रहा है उसमें 54 साल पहले एक एग्रीमेंट हुआ। अब आप कह रहे हैं कि 54 साल पहले जो एग्रीमेंट हुआ उनका पार्टीज का लोकस स्टैंडर्ड ही नहीं बनता है। अब ये 54 साल के बाद कहां से लोकस नया निकल आया जैन साहब? दैट वाज नॉट एग्रीमेंट, दैट इज फ्रॉड इन कोर्ट। बहुत बार फ्रॉड किया गया था। वो उस पक्ष ने एग्रीमेंट किया जिसकी प्रॉपर्टी नहीं थी। विष्णुपुरी बात बताइए। देखिए 12 अक्टूबर 1968 का जो समझौता था वो श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने नहीं किया था। ओरिजिनल जो प्रॉपर्टी थी, हमने अपने केस में फाइल किए हैं डॉक्यूमेंट जो ये शो करते हैं कि ओरिजिनल प्रॉपर्टी श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की थी। और जो समझौता किया है वो सेवा संघ
और मस्जिद कमेटी ने किया है। तो ठीक है। सेवा संघ की प्रॉपर्टी थी ही नहीं, उनको समझौता करने का कोई हक ही नहीं था। अब सुप्रीम कोर्ट के एक नई सीरीज ऑफ जजमेंट है जो ये कहते हैं कि अगर कोई काम फ्रॉड से किया गया है तो वो कभी भी कोर्ट के सामने लाया जा सकता है। इसीलिए हमने वहां पे ये देवता की तरफ से सिविल सूट फाइल किया था कि वहां पे जो देवता की संपत्ति के साथ समझौता हुआ, ना देवता उसमें पार्टी थे, ना भक्त पार्टी थे, ना शिबायत जो ओरिजिनल शिबायत था उसका वो भी उसमें पार्टी नहीं था। इसलिए समझौता इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और टोटली डिवॉइड ऑफ मेरिट्स है, जिसपे माननीय सिविल जज साहब ने पहले हमारा दावा खारिज किया और ये कहा देवता को केस फाइल करने का अधिकार नहीं है। उसके अगेंस्ट हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के यहाँ गए और लेट मी टेल यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के यहाँ से हम जीत गए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ये होल्ड किया है कि यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अट्रैक्ट नहीं होता है और ये सिविल सूट दर्ज किया जाए। अब सिविल सूट हमारा दर्ज हो चुका है और अब उस पर भी ट्रायल शुरू होने वाला है 1 जुलाई को। उसमें नेक्स्ट तो आप ये कह रहे हैं कि वो जो पिछला समझौता था, एग्रीमेंट था 54 इयर्स का, उसकी ना कोई लीगल सेंटिटी थी, उसमें पार्टी नहीं थे, उसमें देवता पार्टी नहीं, ठीक है, और प्रॉपर्टी वेस्ट कर दी ट्रस्ट में और एक सोसाइटी बन गई। सोसाइटी का ट्रस्ट से कोई मतलब नहीं। और 1997 में हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि ट्रस्ट अलग है, सोसाइटी अलग है। और ये जो कॉम्प्रोमाइज हुआ है इसको आप सूट में चैलेंज कर सकते हैं। करेक्ट हो चुका है। तो इसीलिए उसको हमने देखते हुए उसकी रिसर्च टीम के बाद उस पर हमने सिविल सूट फाइल किया और आज वो सिविल सूट एडमिट हो चुका है, दर्ज हो चुका है और अब उसमें 1 जुलाई से ट्रायल शुरू हो। कितनी आश्चर्य की बात है कि जो भगवान का जन्म स्थान कारागार है वो आज भी मुसलमानों के कब्जे में है। तो इतना नेशनल शेम है कि हमारे जो मेन देवता हैं उन पर कब्जा किए रहे हैं। तो ये तो बर्दाश्त नहीं हो सकता है। और ये तो कहिए मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जैसे और लोग करते हैं सड़क पर आइए, मैं चाहता हूँ न्यायिक ढंग से निपटे। और जो लोग मेरी आलोचना करते हैं कि सब बड़ा भड़का रहे, कुछ नहीं भड़काया, सबको न्याय के ढंग से किया है। सारा काम एक लीगल हम यहाँ पे जितनी चीजें कर रहे हैं कोर्ट के माध्यम से कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये जो भी चीजें इतिहास में गलत हुई हैं वो कोर्ट के माध्यम से रेक्टिफाई हो, कोर्ट के नाम। ठीक है। अब जैन साहब मैं थोड़ा सा आगे की तरफ ले जाता हूं आपको। कहा यह जा रहा है कि आप पिता पुत्र ने ऐसा पेंडोरा बॉक्स खोला है कि अब देश भर की मस्जिदों में मंदिर खोजे जाने लगे। अभी कम खोला है। मतलब कितना और कम खोला है, कितना आपकी संख्या में है? मैं बता रहा हूँ जी। मेरे संज्ञान में जितने सबूत आएंगे और जिनका मुझे ये विश्वास हो जाएगा कि बिल्कुल केस सही है और मंदिर तोड़ के बनाई गई है, वो चाहे संख्या 10 हो, 20 हो, 100, हजारों में से कोई मतलब नहीं। 110 आपकी पहुंच चुकी है अभी तक? नहीं, 110 संख्या में टोटल हिंदुत्व के काम की है। अच्छा, मंदिरों की नहीं है। अच्छा, खाली मंदिरों की नहीं है। तो वो कितना आंकड़ा कुछ आपके दिमाग में है कि क्या आपको तो देश भर से लोग कांटेक्ट करते हैं, आप लोगों से संपर्क करते हैं? देश भर से कांटेक्ट हो रहा है जी। तो मुझे भेज रहे हैं कई जगह से मेरे पास। हमारा काम में देर लगती है जी और इन्वेस्टिगेशन होता है, मुझे रिसर्च टीम पर रिसर्च करती है जी, मौके पर जाते हैं जी। जैसे मुझे मालूम पड़ा कि वहाँ धार में भोजशाला है और भोजशाला में 1034 में वहां पर राजा भोज ने बनवाया था माँ सरस्वती का मंदिर जी और संस्कृत पढ़ने का स्थान। ठीक है। उसको कमाल मौला मस्जिद कर दिया गया, जबकि मस्जिद नहीं, आज भी नहीं है। हवन कुंड बना हुआ है, सब मूर्तियां वहां मौजूद हैं। तो मैंने उस पर जाके इंदौर में फाइल किया और रेट हमारी 11 मई को एडमिट हुई। ठीक है, 11 मई को ठीक है एडमिट किया और हियरिंग पाने वाली है। मतलब हम लोग भविष्य में देखते रहेंगे कि इसी तरह के लिटिगेशन तमाम आते रहेंगे। भाग खुल चुका है और सबसे बड़ी जो सक्सेस है ये है कि आज देश की जनता जाग गई है। जो मेरा उद्देश्य था, देखिए सबसे बड़ी क्या होती है क्रांति हो, तो आज देश की जनता जान गई है कि तो बड़ा अन्याय हुआ था। अब जिसके इसके क्षेत्र में ऐसा पाया जा रहा है कि मंदिर तोड़ बनाई गई है, सब लोग इच्छा हो रही है इसको तो बदलना चाहिए। तो आज हजारों हजार लोग खड़े होने वाले हैं और पूरे देश में ये ऐसा संघर्ष चलेगा। खाली मैं ही नहीं, बहुत से अधिवक्ता है, सब आएंगे। ठीक है। अब मेरा अंतिम आपसे प्रश्न रहेगा, अभी बीच में आपकी थोड़ा सा तबीयत गड़बड़ हुई थी जिस समय सुनवाई, अब आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं? बिल्कुल स्वस्थ एकदम। चलिए, मैं आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय दिया, इतनी बेहतर बातें और बहुत सी चीजें क्लियर करी। जो लगातार हम बातचीत सुनते थे और मीडिया के माध्यम से, अलग अलग बयानों के माध्यम से, वो कहीं ना कहीं आप हरिशंकर जैन जी और विष्णु जैन जी ने आज साफ की है। तो लीगल रिपोर्टर के इस कार्यक्रम में लॉयर ऑफ द मंथ में लेने का रीजन ही ये था क्योंकि जो ज्ञान व्यापी और मथुरा या कुतुब मीनार से संबंधित तमाम प्रश्न थे उनका कहीं ना कहीं साफ हो, वो बातें निकल के बिल्कुल साफ साफ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।